हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड जनरल, बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी या डीएलएड के इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज हम आपके लिए पिछले साल के स्टूडेंट जिनका एडमिशन जामिया के अंदर हो चुका है, उनका इंटरव्यू आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उनका बेसिक इंट्रोडक्शन और उन्होंने जामिया के अंदर किस सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप किया था और कौन से मीडियम उन्होंने इंटरव्यू के लिए चूज किया था। तो सबसे पहले आपका हमारे सेंटर स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं और आपने किस सब्जेक्ट से अपना जामिया के अंदर फॉर्म फिलअप किया था। Assalamu alaikum everyone. My name is Sajida. I am pursuing B.Ed फर्स्ट ईयर। और रही बात मेरे सिलेक्शन की, तो मैं जामिया से ही बीए की हूँ। मेरा ग्रेजुएशन जामिया से ही है। तो आपके बीए के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट, आपकी पेडागोजी और लैंग्वेज चूज होती है। तो मेरी पेडागोजी फर्स्ट जो है वो सोशल साइंस है बीएड स्पेशल में, और लैंग्वेज में उर्दू लैंग्वेज है। अच्छा। जो आपको ग्रेजुएशन के मुताबिक तय होती है कि आप क्या लेंगे। आपकी ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में आपका वो मेन जो माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट जो होता है, उसके अकॉर्डिंग। तो आपका मेजर सब्जेक्ट क्या रहा है? मेरा बीए है, बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज। तो इस्लामिक स्टडीज सोशल सब्जेक्ट में आता है, तो मेरा सोशल साइंस पेडागोजी है। और मेरे लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज आपके अगर उर्दू बीए में अगर आपने कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं लिया है, तो आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट के बुनियाद पर आपकी लैंग्वेज चूज होती है। और जो आपने इंट्रेंस में जो मीडियम चूज किया है, उर्दू या इंग्लिश या हिंदी, उसके बुनियाद पे भी आपकी लैंग्वेज चूज होती है। ये चीज सिर्फ बीएड स्पेशल में है, बीएड जनरल के दूसरे रूल है। ठीक है। सबसे पहले जब आपको इंटरव्यू के लिए आपकी लिस्ट आई थी, तो उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था, कैसा लग रहा था कि क्या नर्वसनेस थी? और इंटरव्यू जिस दिन था आप उस दिन कैसा फील कर रहे थे, कॉन्फिडेंट थे या आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी? मतलब वो डे जिस दिन आपका इंटरव्यू था और उस दिन जिस दिन आपके इंटरव्यू की लिस्ट आई थी। इंटरव्यू तो बाद में हो रहा होगा, इंटरव्यू की लिस्ट आपकी पहले आ गई थी। तो दोनों दिन सबसे पहले जिस जब लिस्ट आई थी तो आपका रिएक्शन क्या था और आपने किसको अपने इसकी जानकारी दी और उसके बाद आपने क्या किया? तो रिजल्ट देखने से पहले एज ए स्टूडेंट सबको यही होता है, या तो होगा या तो नहीं होगा। लेकिन ना होने का डर हमारे दिल में ज्यादा होता है, होने की खुशी पे हम फोकस नहीं करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। जैसे तैसे अपने भाई के सपोर्ट से मैंने रिजल्ट देखा, और रात में ही अक्सर जामिया का रिजल्ट आता है। तो नींद सारी, मतलब नर्वसनेस की वजह से और डर की वजह से नींद वगैरह सब उड़ी हुई थी। फिर मैंने रिजल्ट देखा और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने दोबारा रीचेक किया तो हो चुका था। तो वो होती है, मतलब खुशी भी जैसे आपको उससे पहले तो दोनों चीज होती है। और फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास ऐसी कोई इमोशंस या वर्ड नहीं होते कि कैसे आपको वो फीलिंग एक्सप्रेस करनी है। और उसके ठीक है। बाद इंटरव्यू वाले दिन मैं आउट ऑफ दिल्ली थी। और मुझे जब पता चला कि इस डेट को इंटरव्यू, तो मैं आई, ट्रैवलिंग करके आई थी। और इंटरव्यू की टाइम थी 2 बजे से 5 बजे तक। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना होता है। वैसे तो आप कॉन्फिडेंट होके आते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को देखकर आपके आसपास और उनके ड्रेसिंग सेंस को, उनकी बोलने के तरीके को देखकर थोड़ा सा इंसान का कॉन्फिडेंस लो होता है। फिर जब हम पैनल में जाते हैं तो पैनल का इन्वायरमेंट का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो चलती रहती हैं चीजें। कभी थोड़ा सा हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। और कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने सराउंडिंग एरिया को देख। आपने पैनल का जिक्र किया तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो जब आपका इंटरव्यू था उस दिन पैनल में जितने भी प्रोफेसर्स मौजूद थे उनका नेचर किस तरीके से आपको लगा था? स्ट्रिक्ट थे, फ्रेंडली थे या नॉर्मल था? जैसे पैनल में मिनिमम 5 to 6 पर्सनालिटी होती है, उसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं वो मोस्टली सीरियसनेस के साथ होते हैं। स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो आपको एक सीरियस, एक ना ही नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है ना पॉजिटिव, नॉर्मल होता है। आप जाते हैं, फिर वो आपसे सवाल करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि कोई एक टीचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, कोई एक टीचर थोड़े हम्बल होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग वो हैंडल करते हैं। कि जैसे उन्होंने किसी ने सवाल किया था मेरे वो पर्सनल इंट्रोडक्शन के बारे में।
तो मैंने सवाल का जवाब दिया। फिर उसके बाद जब मेरे एकेडमिक का क्वेश्चन हुआ तो मैं थोड़ा नर्वस होने लगी। तो फिर एक और टीचर थी, उन्होंने फिर मेरे एकेडमिक से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर में जब मुझसे सवाल किया तो फिर मुझे थोड़ा सही लगा। फिर वहां पे अगर एंजाइटी होती है तो वो आपको पानी वगैरह भी पूछते हैं, वो उस चीज का भी ख्याल रखते हैं। तो जब आप पैनल के अंदर यानी कि इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तब आपका दिमाग में या आपको कैसा फील हो रहा था, और जाते ही सबसे पहले आपने क्या काम वहां पर किया था, और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ये जरा हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। अब जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपके वो इसमें इंटरव्यू में आपके इंटरव्यू बैच में मैंने लिया था, तो आपने बताया था कि पहला सवाल आपके इंट्रोडक्शन से ही होगा। तो वैसा ही हुआ, उन लोगों ने पहला सवाल मेरे इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन के बाद आपके ही बोले गए अल्फाज में क्रॉस क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी दिया कि आई एम फ्रॉम बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज, मेरा बैचलर उसमें हुआ। तो फिर वो आपके सब्जेक्ट को देखते हैं कि आपने बैचलर में किस किस सब्जेक्ट से पढ़ा है। मेरे बैचलर में था इस्लामिक स्टडीज, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। तो इन्हीं तीन से सवाल हुए। तो आपका जो इंटरव्यू चला था वो ज्यादा एकेडमिक बेस्ड चला था या पर्सनालिटी बेस्ड ज्यादा हुआ था, या दोनों ही मॉडरेट तो रहे थे? दोनों चीज हुई थी। पर्सनालिटी, पहला सवाल पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है। वो एक रैपो बिल्ड करते हैं। जब रैपो बिल्ड होता है, जैसे एक स्टूडेंट कम्युनिकेट करने लगता है, तो फिर उससे एकेडमिक के सवाल होते हैं जो उसने बीए में पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके जो पैडागोजी सब्जेक्ट है उससे आपसे कौन कौन से क्वेश्चन वहां पूछे गए थे, जरा एक बारी वो भी आप अगर डिस्कस करना चाहें हमारे व्यूवर्स को तो आप प्लीज बताएं। देखिए, पेडागोजी में मतलब मेरा तो इस्लाम स्टडीज है बीए में, और बीएड स्पेशल में कोई स्पेसिफिक पेडागोजी नहीं होती है। लेकिन हाँ, मेरी उस सिचुएशन में अभी के टाइम पे मेरी सोशल साइंस है। लेकिन उन लोगों ने इस्लामिक स्टडीज से सवाल किया था, तो पहले इजी से शुरू किया था। उन्होंने मुझसे सिंपल ये पूछा था कि इस्लामिक स्टडीज को उर्दू में क्या कहते हैं, सोशलॉजी और साइकोलॉजी को उर्दू में क्या कहते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने एक हर एक सब्जेक्ट के एक स्पेसिफिक टीचर होते हैं। जैसे इस्लामिक स्टडीज के थे डॉक्टर मोहम्मद इक्तदार सर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मूवमेंट के बारे में कुछ पढ़ा है, मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने मुझे सल्फी और वहाबी मूवमेंट के बारे में पूछा कि सल्फी और वहाबी मूवमेंट क्या होते हैं, उनके फाउंडर कौन है, इस तरीके से। उसके बाद एक मैम और थी जो सोशलॉजी की थी। उन्होंने मुझे सोशलॉजी में दो थिंकर्स के नाम बारे में पूछा था। एक कॉन्फ्लिक्ट थिंकर और एक सोसाइटी से रिलेटेड था, सोशलिस्ट कुछ था। इमाइल दरखाइन का वो था, और कॉन्फ्लिक्ट कार्ल मार्क्स था। उससे रिलेटेड सवाल था। चलिए, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या, जैसे एकेडमिक इंटरव्यू के बाद एकेडमिक सब्जेक्ट के बारे में तो आपने बता दिए जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड या मतलब किस तरीके से पढ़ाना है, या करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जामिया के इंटरव्यू में? देखिए, जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे अलग अलग पूछे जाते हैं। सब मतलब जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड, आपके जो आप आंसर उनको करेंगे उस आंसर से ही क्रॉस क्वेश्चन होता है। कुछ तो उनका होता है कि इंट्रोडक्शन, पेडागोजी और लैंग्वेज से सवाल पूछना ही पूछना। तो उन्होंने मुझसे कोई टीचिंग एप्टीट्यूड का तरीका नहीं पूछा, ना ही कोई करंट अफेयर पूछा। उन्होंने सिर्फ मेरी वो पर्सनल इंट्रो और मेरा एकेडमिक नॉलेज ही पूछा था। और लास्ट में उन्होंने ये पूछा था, जैसे कि मैं उस टाइम नोच पीस नहीं लगाई थी, जो लड़कियां नोच पीस लगाती हैं उनसे ऐसे सवाल होते हैं कि अगर आप नोच पीस लगा रही हैं और स्कूल में आप पढ़ाने जाएंगी बच्चों के सामने, तो आप क्या रिमूव करेंगी। तो वही होता है कि उससे रिलेटेड सवाल होते हैं कि कैसे आप, क्योंकि टीचिंग में आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत मैटर रखता है। तो जी। इस तरीके के सवाल होते हैं। चलिए, अब जैसा कि ऑलरेडी आपने बताया कि लास्ट ईयर आपने हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच ज्वाइन किया था, तो उससे आपको क्या डिफरेंस मिला, मतलब लाइव जो आप इंटरव्यू आपने फेस किया और हमारा जो मॉक इंटरव्यू था, तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस था या ज़्यादा बेनिफिट आपको हुआ, तो एक ज़रा इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। अगर हम कोई चीज करने जाते हैं तो जो हमारा ब्रेन होता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब ब्रेन, अब मेरे इसमें था कि आप अनऑफिशियल हैं, आप जामिया के नहीं हैं,
तो एक नर्वसनेस नहीं थी, एक कॉन्फिडेंस सही था। लेकिन जामिया के नाम से और जामिया के इन्वायरमेंट से एक थोड़ा सा इंसान कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। तो आप में तो हम कॉन्फिडेंट रहते थे और प्लस फेस भी नहीं दिखाना होता था, और वो क्या कहते हैं ऑनलाइन होता था। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन हाँ, आपका जो फॉर्मेट था कि हाँ आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। मेरे टाइम में आप एक इस्लामिक स्टडीज के सीनियर को लेकर आए थे, उन्होंने भी मुझे कुछ इस्लामिक स्टडीज के सवाल किए थे। एक सोशलॉजी के आए थे, उन्होंने किया था। फिर करंट अफेयर के भी सवाल हुए थे। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, लेकिन ये डिसाइड नहीं होता कि स्पेसिफिक इन्हीं से पूछे जाएंगे। मतलब अगर 30 स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं तो उन 30 से अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सारे सवाल इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द होते हैं। इंट्रोडक्शन, एकेडमिक परफॉर्मेंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, और इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी के। तो तो रियल कहीं ना कहीं आप। जी, रियल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में आपको सिमिलरिटी फील हुई है? हाँ, सिमिलैरिटी तो फील हुई है इंट्रोडक्शन को लेकर और एकेडमिक क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कितने घंटे मतलब अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए लगाई थी, और क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की थी जिससे आप जामे के अंदर भी सिलेक्टेड हैं? देखिए, जो आपकी इंटरव्यू होती है, आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, तो रिटन क्वालिफाई करने से आपकी नॉलेज चेक हो चुकी है। इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी, आपके वे ऑफ आंसर, आप कैसे जवाब देते हैं, कैसे आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उस सिचुएशन में आप कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, वो देखा जाता है। तो जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी उसमें मैंने कहीं से देखा ही था कि आप एक वीडियो बनाइए, अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए। उस वीडियो रिकॉर्ड में खुद से सवाल करिए, जो जो आपको पता है कि हाँ ये सवाल पूछे जा सकते हैं, और खुद से जवाब भी दीजिए, या फिर रैंडम आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा है उसके जवाब दीजिए। उसके बाद उस वीडियो को देखिए। तो जब हम उसे देखते हैं ना तो उसकी कमी हमें पता चल जाती है। जैसे मैंने ये किया था, तो जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की तो एक नर्वसनेस आई। फिर उसके बाद मैंने अपने अकॉर्डिंग सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, ये दिया। तो मैंने उसमें बहुत सारी कमी दी देखी। फिर मैंने दोबारा वीडियो बनाई। इस तरीके से मैंने करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है, और अपने आप को ही रिकॉर्ड करके अपने ही फोन में अपने आप की गलती, अपने आप की कमी देखी है और जवाब दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन इस साल कर रहे हैं, और अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे हो सकता है मे बी आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं आया हो, तो उस सिचुएशन में किस तरीके से बाहर निकलना है हमको? देखिए, जो क्वेश्चन वो पूछते हैं वो आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हैं, एकेडमिक लेवल से ही पूछते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंस। तो सपोज उन्होंने मुझसे पूछा था सल्फी और वहाबी मूवमेंट के बारे में। तो मुझे उनके फाउंडर के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो मूवमेंट होता क्या है वो पता था। उसी तरह और सवाल पूछा था, तो हमें क्या होता है कि आप पहले थोड़े सेकंड का रुक जाइए, तो 1-2 सेकंड रुक के सोचिए कि उसका जवाब क्या है। आपको जितना आ रहा है उतना दीजिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल दीजिए। क्योंकि टीचर्स को घुमाना, उनको गलत जवाब देना, या फिर उनका वक्त बर्बाद करना, उससे अच्छा होता है कि आप अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करिए कि उन्हें लगे कि हाँ बच्चा जो है वो जवाब देने में एफर्ट डाल रहा है। उनको ये नहीं चेक करना होता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, वो ये चेक करते हैं कि आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से आप सोचिए, समझिए, आता है तो जवाब दीजिए, नहीं आता है तो बहुत पोलाइट वे में आप सॉरी बोल दीजिए। आप सॉरी बोलेंगे, वो आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे। ठीक है। जब आपका इंटरव्यू फिनिश हो चुका था, आप किस तरीके से बाहर निकलना है, और दूसरी चीज के आपको फिर बाहर निकलकर कैसा फील हुआ कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, कैसी फीलिंग आपको आई थी, इसको लेकर जरा एक बारी हमें बताइए। जैसे मैंने बीएड जनरल और बीएड स्पेशल दोनों का इंटरव्यू दिया था। बीएड स्पेशल का इंटरव्यू मेरा पहले हुआ था। तो बीएड स्पेशल की इंटरव्यू के इन्वायरमेंट से मुझे लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आते आते टीचर्स थोड़ा मुस्कुराने लगे, और थोड़ा पॉजिटिव। जैसे स्टार्टिंग में मैं गई थी तो टीचर सारे एकदम सीरियस, एकदम प्रोफेशनल सवाल कर रहे थे। जैसे जैसे मैं सही जवाब दे रही थी, या जैसे जैसे जो भी उनको लगा, लास्ट में एक इन्वायरमेंट जो था वो पॉजिटिव हो गया। तो मैं बहुत
उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं बहुत खुशी खुशी आ गई। उसी तरह जब मैं जनरल बीएड का इंटरव्यू दी, तो मैं तैयारी करके गई थी अच्छा, लेकिन उन्होंने बहुत इजी सवाल कर लिए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा इजी सवाल हो जाते हैं ना, तो हम उसमें ही फंस जाते हैं। अच्छा। तो जब मैं निकली तो वो मैम देखी कि ये इतना आसान सा सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है, तो वो पहले ही उनका मतलब निकलते वक्त इन्वायरमेंट जो था वो थोड़ा नेगेटिव हो गया था। तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ नहीं होगा, तो वही हुआ। उसमें मेरा 3 वेटिंग से रह गया, थर्ड लिस्ट में क्लियर हुआ, बीएड जनरल थर्ड लिस्ट में क्लियर हुआ, और बीएड स्पेशल फर्स्ट लिस्ट में हो गया तो था। आपने फिर बीएड स्पेशल को प्रायोरिटी दी। जी। चलिए ठीक है। एक चीज और कि स्पेशली क्वेश्चन ये होता है आपका ड्रेसिंग सेंस को लेकर, स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। तो आपके अकॉर्डिंगली किस तरीके की ड्रेसिंग कैरी करनी चाहिए गर्ल्स स्टूडेंट को स्पेशली, और क्या ड्रेसिंग भी मायने रखती है इंटरव्यू में जामिया के? जी, ये बात तो सही है कि ड्रेसिंग बहुत मायने होती है, क्योंकि आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग ही दिखती है। तो बॉयज हो चाहे गर्ल हो, दोनों को फॉर्मल ड्रेस पहननी है। बॉयज का फॉर्मल जो उनका है वो पहनेंगे। गर्ल्स के साथ ये जो अबाया करती हैं, मतलब जो हिजाब पहनती है, वो हिजाब पहनेंगी, अबाया पहनेंगी, लेकिन बहुत डार्क कलर या नहीं। एक फॉर्मल कलर होता है, जैसे ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, लाइट कलर, उसमें ज्यादा स्टोन वगैरह ये सब, मतलब बिल्कुल ऐसा लगे कि आप एकदम नॉर्मल कहीं पार्टी वार्टी में नहीं जा रहे हैं। एक इंटरव्यू, एक ये हो गया। जो गर्ल्स अबाया नहीं पहनती या हिजाब नहीं करती, उनके लिए है कि एक फॉर्मल ड्रेस हो, एक कुर्ती हो, या फिर पैंट वगैरह, इस तरीके से जो फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं। आप दुपट्टा कैरी करते हो तो आप दुपट्टा एक फॉर्मल तरीके से, ज्यादा हाईलाइटेड कलर ना हो, इस तरीके के कपड़े। और बॉयज के लिए है सबसे बेस्ट पैंट शर्ट और जैकेट, वो जो फॉर्मल ड्रेस होती ठीक है। है। और आपका वो स्लीपर भी मैटर रखता है कि आप स्लीपर शूज जो भी पहनते हैं, तो वो भी एक मैच करके फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। जी चलिए, इसके बारे में तो आपने बताया। अभी जैसे कि ऑलरेडी आपने बताया कि पहले से ग्रेजुएशन भी आपने जामिया से किया है, तो जामिया का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से आपको प्रभावित करता है, या उसमें क्या अलग खास चीज़ आपको देखने को मिली, और फैकल्टीज जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अभी आपके पढ़ा रही हैं वो किस तरीके से आपके साथ सपोर्टिव हैं? एक जरा इसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। जैसे हम अभी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत टफ है, होगा या नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल में जामिया का एंट्रेंस उतना टफ नहीं होता जितना उसका एकेडमिक पीरियड टफ होता है। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में थी और मैं स्पेशल में हूँ, तो मैंने ब्रेल लैंग्वेज भी सीखा, साइन लैंग्वेज भी सीखा, और बीएड के अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज और टीएलएम वगैरह भी बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एकेडमिक आपका, कभी हैप्पीनेस होती है उसमें, कभी स्ट्रेस भी होता है, कभी प्रेशर भी होता है कि आपको चीजें, आपको टीएलएम वगैरह सबमिट करनी है। और रही बात टीचर्स की, प्रोफेसर्स की, तो मेरे जो बीएड स्पेशल में टीचर्स और प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव है। हमारी एक मैम है, मुमताज मैम, और एक तरीके से एक सर भी हैं, और कोऑर्डिनेटर भी जो है काफी सपोर्टिव है। अपनी सिचुएशन या अपनी प्रॉब्लम्स बताओ तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा टाइम भी देते हैं काम को करने में। और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। वो लोग क्लास लेने के लिए इतने ज्यादा वो होते हैं कि अगर वो किसी वजह से नहीं आते तो दूसरे टीचर को कॉल करके कहते हैं कि आप क्लास ले लीजिए। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो जामिया के अपकमिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, बीएड स्पेशल या बीएड जनरल हो, तो उनके लिए क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए इंटरव्यू में, और किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, या क्या एक पैटर्न फॉलो करें कि उनका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाए? देखिए, इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो सबसे अच्छा होता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको सॉफ्ट टोन में बोलना है, बहुत तेज भी नहीं बोलना है, बहुत स्लो भी नहीं। इतना बोलना है कि जितने पैनल में टीचर्स बैठे हैं सबको आपकी आवाज सुनाई दे। उसके बाद आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना है, या फिर कोई होता है ना, इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत फॉर्मल तरीके से, बहुत ही हम्बलनेस के साथ जवाब देना है। उसके बाद आप कोई भी जवाब देते हो, आप
ये मत सोचो मैं सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ आप आराम से जवाब दीजिए। सही गलत का फैसला वो करते हैं कि हाँ आप कैसा दे रहे हो कैसा। चलिए, साजिदा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने बताया था कि आप जामिया के हॉस्टल भी आपको मिला हुआ है, तो उसका क्या एक प्रोसेस जी है, वो जरा एक बारी बताइए। जी, जैसे कि कोई स्पेशल में एडमिशन ले लिया, एडमिशन के कुछ महीने बाद 2 महीने बाद हॉस्टल की वो आती है, इंफॉर्मेशन आती है कि अप्लाई करने की। हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसको सबमिट करते हैं। उसके 1 महीने बाद हमें इंटरव्यू की कॉल आती है, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर हम जामिया में इंटरव्यू, मतलब हॉस्टल में ही प्रोवोस्ट ऑफिस में इंटरव्यू देने आते हैं। उसमें भी इंटरव्यू आपके एकेडमिक बेस पे और आपके पर्सनल इंटरेस्ट से और आपकी हॉबीज से रिलेटेड सवाल होते अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं हमारे पास कि सर पहली लिस्ट कब आएगी जामिया की, क्योंकि डीएलएड का, बीएड स्पेशल और बीएड नर्सरी का एग्जाम हो चुका है। तो पहली लिस्ट अप्रोक्सीमेट कितने दिन बाद, यानी कि जो आपके इंटरव्यू की जो लिस्ट है, वो अप्रोक्सीमेट कितने दिन के बाद देखने को मिलती है, उसके बारे में भी एक बारी आप अपने हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स को बताएं। हैं। देखिए हर साल का थोड़ा अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन मिनिमम 30 डेज लगते हैं। अगर आपने सपोज आपने जून में एंट्रेंस दिया है या मई में एंट्रेंस दिया है, तो आपकी जुलाई तक ही आएगी। और ये है रहता है मोस्टली कि 15 अगस्त से पहले पहले वो चीजें क्लियर कर देते हैं। रिटेन का भी रिजल्ट दे देते हैं, इंटरव्यू का भी दे देते हैं। और क्योंकि उन्हें एकेडमिक्स भी शुरू करनी होती है, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास भी शुरू करनी होती है, तो बहुत जाता है तो 15 अगस्त तक ही जाता है। उससे पहले पहले आपका सारा काम हो जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑलरेडी बताया कि जो आपकी पहली लिस्ट होती है अप्रोक्सीमेट 30 डेज के बाद आती है, तो वही मैंने आपको बताया भी था। जैसा कि आपका 3 मई को एग्जाम है, 3 मई को एग्जाम हुआ था, तो अप्रोक्सीमेट आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून को आपकी इंटरव्यू की लिस्ट देखने को मिल सकती है। यही आपकी साजिदा ने आपको हाँ, बताया। और जून एक, में ही। जी, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो अपकमिंग जो स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जो हमारे मॉक इंटरव्यू होंगे, जो मॉक इंटरव्यू हम बैच लॉन्च करते हैं, वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, उसके बारे में भी एक बारी जरा हमारे दर्शकों को बताएं आप। हेल्पफुल तो होते हैं क्योंकि हम जब भी कहीं जाते हैं तो गाइडेंस बहुत मैटर रखती है। हर जगह नॉलेज काम नहीं आती है, गाइडेंस भी बहुत बेनिफिशियल चीज होती है। अगर आपको सही गाइडेंस मिलता है तो आपके लिए कामयाबी आसानी बन जाती है, सबब आसान हो जाता है उस कामयाबी का। तो आपके इंटरव्यू से ये आइडिया मुझे लग गया कि किस तरीके से जवाब देना है। जैसे मुझे याद है लास्ट टाइम में उन्होंने पूछा था आपके किसी टीम ने कि अगर बच्चा ज्यादा शोर करेगा तो आप कैसे उसे शांत करेंगे। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं बेंच पे हाथ मारूंगी या डस्टर मारूंगी, जिससे वो जी सुनेगा और वो शांत। तो आपके सर ने उस पर मुझे कहा था कि भूल के भी आप पनिशमेंट वर्ड का इस्तेमाल मत करिएगा, या जो आप डस्टर मारने का वो एक दिखाता है डोमिनेट करना कि आप स्ट्रिक्ट टीचर हो। तो आपको भूल के भी इंटरव्यू में पनिशमेंट लफ्ज या बच्चों को डांटना या नहीं, आप मानते हैं कि तरीका थोड़ा बहुत सही हो सकता है, लेकिन एजुकेशनल और बुक के फॉर्म में या इंटरव्यू के फॉर्म में आपको पनिशमेंट वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना। अब वो वर्ड मैं आज तक याद रखती हूँ। मैं सीटेट के एग्जाम में भी ये सीटेट के एग्जाम में भी कुछ सिनारियो करके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें होता है तो आपके ऑप्शन में वो वर्ड होते हैं, तो पनिशमेंट को सबसे पहले कट कर दीजिए कि वो जवाब हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत हेल्पफुल हुई थी, उनकी बात मुझे याद आ गई कि हाँ उन्होंने कहा था पनिशमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। और फिर आपके जो आपने सवाल किया था इंट्रोडक्शन से, तो आप इंट्रोडक्शन में भी हम कभी कभी सही से नहीं बोलते, तो आपने उसमें मेरा सही कराया था कि नहीं पहले आप ये बोलिए कि आप यहाँ से हैं, इस तरीके की चीजें। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अपकमिंग स्टूडेंट है, इंटरव्यू देने के लिए आपको उन उनके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो जामिया के बीएड, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीएड स्पेशल हो या नर्सरी, कोई भी अगर इंटरव्यू की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज या एक कोई भी जो बात आप बताना चाहें उनको, कोई एक या दो लाइन में आप बताइए।
सिंपल ये है कि आपको दोनों सिचुएशन लेकर चलनी है कि आपका सिलेक्शन होगा भी और नहीं होगा, और दोनों की प्लानिंग करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पे यकीन, और आपकी जो हार्ड वर्क है वो आपके रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है। आपका जो हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे देता है। तो रिजल्ट के भरोसे ना रहे, आपके साथ जो होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर मैं इधर बीएड स्पेशल में आई हूँ तो बीएड स्पेशल भी बेस्ट है। कहीं और अगर नहीं होता तो शायद मैं अपने एरिया में एडमिशन लेती, वो भी मेरे लिए बेस्ट होता। तो अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अपने आप को हमेशा ये सोचिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैंने मेहनत की है। इन केस अगर नहीं होता है तो उसमें भी बेहतरी है। चलिए, आपने काफ़ी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताई, और सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने खुद हमारे लिए टाइम निकाला, और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अपकमिंग बीएड की या डी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे वो डीएलएड की हो, किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जाने की प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें और इफ़ेक्टिव चीज़ें हमारे व्यूवर्स को बताई। उसके लिए मैं आपका सेंटर स्टडी और उसकी टीम से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ ये भी दुआ करता हूँ कि आप फ्यूचर में सक्सेस हो। और साथ ही साथ स्टूडेंट, जैसा कि ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके थे कि हमारा एक प्रिपरेशन मैच होता है, तो उसके लिए जुड़ने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साजिदा, आपका पर्सनली मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें कीमती वक्त दिया, और आशा करता हूं कि आप अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाएं।